तो ये कहानी शुरू होती है कोसाकू से, एक टिपिकल चोमू सा हारा हुआ फार्म बॉय जो हमेशा दो चीजों के बारे में इमेजिन करता रहता है, टचिंग प्लॉट्स जो कि वो कभी नहीं कर पाएगा। Emotional damn it! और यूका चैन जो जापान की सबसे फेमस आइडल है, उसकी फोटोज कोसाकू के कमरे में हर कोने में चिपकी हुई हैं, जैसे वो कोई क्रीपी स्टॉकर हो। और क्योंकि वो यूका चैन के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, लेकिन इस चोमू को क्या पता कि यूका चैन उसके क्लास में ही ज्वाइन करने वाली है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन फिलहाल कोसाकू तो बस एक लूजर है जो फार्म के काम के लिए लेट उठता है, क्योंकि वो अपने प्यारे यूका को उसके बाकी सेम फैन के सामने किस करने के सपने देख रहा था। और जब वो आखिरकार उठकर फार्म पहुंचता है तो कोसाकू अपने दोस्तों को अपना सपना बताता है, जो कि होता है टोक्यो जाकर एक ट्रेंडी फार्म शुरू करने का सपना। एक ऐसी जगह जो शहर के भागदौड़ वाले जिंदगी के बीचों बीच हो। एक बेवकूफी वाला आइडिया जिसे उसकी बचपन की दोस्त मिनोरी तुरंत ही बेवकूफी बता देती है और उससे कहती है कि उसे अपने सपनों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना चाहिए, जैसे किसी कंट्री साइड के क्यूट लड़की से शादी करना। और ये सीधा सिग्नल है कि मिनोरी चाहती है कि कोसाकू उस पर पाउंड करे, लेकिन ऑब्वियसली कोसाकू इतना चोमू है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जैसे ही बात चल रही होती है, लेकिन अचानक कियोस फैल जाता है जब एक भागता हुआ बुल अपने इंक्लोजर से बाहर निकल जाता है और खेतों में भागने लगता है, जिससे पूरी जगह पर हंगामा मच जाता है। और जैसे ही वो बुल स्कूल की कीमती फसल की तरफ दौड़ती है, स्टूडेंट्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और तभी मिनोरी एकदम से डिसाइड करती है कि वो पूरी तरीके से स्ट्रिप्ट कर देगी, भले ही किसी ने कहा नहीं हो। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मतलब समझ रहे हो ना। और वो अपनी रेड शर्ट कोसाकू को दे देती है और अब कोसाकू एकदम से फोर्स मैटरर बन जाता है, जिससे वो बुल उसे पूरे खेतों में दौड़ाता है जब तक कि वो खुद ही थक कर रुक ना जाए। और उसी दिन क्लास में के जो कोसाकू का बेस्ट फ्रेंड है, मिनोरी से इसके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने कोसाकू के एम्बिशन का मजाक उड़ाया था। तो मिनोरी बताती है कि उसका सपना है कि वो एक हाउस बॉय बने और किसी के साथ अपना प्यारा सा फैमिली बनाए। और भले ही वो नहीं बताती है कि वो किसके साथ ही सपना देखती है, लेकिन हमें पता है कि वो बदकिस्मत इंसान कोई और नहीं कोसाकू ही है। और अचानक कोचो क्लासरूम में धड़धड़ाते हुए घुस आती है और कोसाकू और उसके दोस्तों को डांटती है कि वो इतना नॉइजी और दूसरों के लिए इनकंसिडरेट होना बंद करे। और फिर जैसे ही वो रूम में दाखिल होती है, उसके साथ एक पूरा का पूरा बुल होता है। और दरअसल कोचो एक स्टूडेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, जिसका काम होता है जानवरों की देखभाल करना और उन्हें पालना। और वो ऐसे लोगों को अपने से नीचे समझती है जो कि फल और सब्जियां उगाते हैं, जैसे कि कोसाकू। और आयरनी की बात यह है कि कोचो खुद पहले ही अपने ह्यूमंगस नेचुरल संतरे उगा चुकी है। और क्या आपको पता है कि मेरा क्या मतलब है? और फिर भी कोचो दूसरों को ताना मारने से नहीं चूकती और उसकी ये इंसल्टिंग बातें तुरंत ही क्लासरूम को दो हिस्सों में बांट देती है, एक वो जो एनिमल्स के साथ काम करते हैं और दूसरे जो फील्ड्स में खेती करते हैं। और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त बैटल। हालांकि कोसाकू शुरू में कोचो की बुल को बेवकूफ कहता है, लेकिन जैसे ही कोचो बताती है कि उसकी बुल की कीमत 16 मिलियन येन है, तो कोसाकू तुरंत ही पार्टी बदल लेता है और उसके साइड में आ जाता है, जो कि ऑफकोर्स मिनोरी को बुरी तरीके से गुस्सा दिला देता है। और अचानक बेकी सेंसे क्लासरूम में प्रकट होती है, पूरी तरीके से ग्रीडी और जॉयफुल मूड में। और वो एक्साइटेड होकर बताने लगती है कि वो एक रेस्टोरेंट गई थी फर्स्ट डेट पर, लेकिन उनका डेट कभी पहुंचा ही नहीं। तो उन्होंने पूरी रात अकेले ही ड्रिंक किया, क्योंकि उनके हिसाब से वो तो अकेले ही मरने वाली है। और जैसे जैसे क्लास उनकी ये डिप्रेशन लव लाइफ की कहानी सुनती है, कोचो के साथ उनका पिछला झगड़ा अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता और सब एकदम से वापस से अपने बेस्ट बिहेवियर पर लौट आते हैं। और उसी दिन बाद में जब कोसाकू अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तो वो टीवी पर एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट देखता है, जिसमें यूका चैन ने अपना आइडल करियर छोड़ दिया है और वो तुरंत ही रिटायर करने जा रही है। और ये सुनकर कोसाकू एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, जो एक ट्रेन में सवार होकर एक रिमोट कंट्री साइड एरिया की तरफ जा रही है और मुस्कुराते हुए अपने लिए आए कुछ लेटर पढ़ रही है। और इधर यूका चैन की रिटायरमेंट की खबर से कोसाकू गहरे डिप्रेशन में चला जाता है और वो कई दिनों तक क्लास भी नहीं आता। और जब उसके दोस्तों से देखने जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, कोसाकू अपनी यूका चैन बॉडी पिलो के अंदर ही सिकुड़ कर पड़ा है। और कोसाकू ने पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी से उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि यूका चैन को खोना सिर्फ उसके लिए एक आइडल को खोना नहीं है, बल्कि अपने फार्मिंग के पीछे के मोटिवेशन को भी खो देना है। क्योंकि वो तो बस इसीलिए मेहनत करता था ताकि यूका चैन को भेज सके सबसे अच्छी सब्जी, जैसे कि एगप्लांट्स और क्यूकम्बर्स। और ये सुनते ही के डर जाता है और धमकी देता है कि वो कोसाकू को पुलिस के हवाले कर देगा, क्योंकि वो एक यंग लड़की को अनजाने में ऐसी सब्जी भेज रहा है जो काफी अजीब से शेप के हैं। लेकिन कोसाकू को समझ नहीं आता कि एगप्लांट्स और क्यूकम्बर्स में ऐसा क्या अजीब है, और वो मिनोरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे समझाए। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि मिनोरी इसे बताने में हिचकिचा रही है कि एक प्लांट उसे क्या याद दिलाता है, और कोसाकू तुरंत अपना हरकतें शुरू कर देता है और लगभग उसे पी वर्ड बुलवाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे सीधा एक नकल सैंडविच मिलता है और फिर एक जोरदार किक होता है उसके एक प्लांट में। और इतना ह्यूमिलेटिंग हार के बाद कोसाकू तय करता है कि अब उसे अपनी एनर्जी दोबारा जुटानी होगी और वापस क्लास जाना होगा, क्योंकि वो डरा हुआ है कि अगली बार मिनोरी उसके साथ क्या करेगी। और अगले दिन क्लास में बेकी सेंसे फिर से पूरे जोश में घुस पड़ती है और बताने लगती है कि उन्होंने पिछली रात कैसे खुद को तेल
से पूरी तरह ढक लिया था और अजीब से फोटोज लेती रही जब तक कि उनको एहसास नहीं हुआ कि इन फोटोज को भेजने के लिए उनके पास कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो अकेले ही मरने वाली हैं। और ये सुनकर फिर से एक बार पूरा क्लासरूम डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मूड एकदम से शिफ्ट हो जाता है जब बेकी एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में अनाउंस करती है, जो आते ही सबके होश उड़ा देती है अपनी सुंदरता और अपने ऑरा से, और वो अपना नाम रिंगो बताती है। लेकिन जैसे ही कोसाकू उसे देखता है उसे एक अजीब सी पहचान का एहसास होता है और एक्साइटेड होकर कोसाकू और उसके दोस्त उसी दिन अपने टीचर से इस बारे में पूछते हैं, जो बताती है कि ये नई लड़की और कोई नहीं बल्कि कोसाकू की प्यारी आइडल यूका चैन है, जिसने अब रिंगो नाम से एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीने का फैसला किया है। और ये सुनकर कोसाकू तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है उसका डिल्यूजन इमेजिनेशन, जिसमें वो अपने फेवरेट आइडल के साथ डॉम लाइफ में ढेर सारे प्लॉट फील्ड एडवेंचर देखने लगता है। और अगले दिन कोसाकू बड़े ही जोश में रिंगो को स्कूल घुमाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, अपनी बचपन की दोस्त मिनोरी और अपने बेस्ट बडी केसे और अपने प्यारे पेट बकाडोना से, जिससे उसका एक डीप इमोशनल बॉन्ड है। लेकिन पूरे दिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद कोसाकू नोटिस करता है कि रिंगो का चेहरा हर वक्त इमोशनल रेसी बना रहता है। और तभी अचानक कोचो कमरे में घुसती है और उसकी बेकरी हर तरफ बाउंस कर रही होती है और वो सभी को एनिमल हस्बेंड्री की इंट्रिकेसी समझाने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस उसकी बातों की तुलना किसी चिकन से की जा सकती है जो क्वांटम फिजिक्स समझा रही है, मतलब कुछ समझ नहीं आता। और हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिंगो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है कोचो के बड़े बड़े पर्सनालिटी से। और स्कूल टूर के बाद सब मिलकर डॉम्स में रिंगो के लिए एक छोटा सा वेलकम पार्टी रखते हैं। लेकिन जब माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश में किए जोक्स मारने लगता है तो बस एक ही चीजें क्रैक होती है, वो है ऑकवर्ड साइलेंस, जो हर जोक के बाद कमरे में छा जाती है, क्योंकि रिंगो अभी भी पूरी तरीके से इमोशनल लेस बनी हुई है। और अब मैटर्स अपने हाथ में लेते हुए कोसाकू खुद रिंगो से पूछता है कि वो कौन सा गेम खेलना चाहेगी। और उसके उम्मीद के बिल्कुल उल्टा रिंगो सजेस्ट करती है कि किंग गेम्स, जिसमें जो भी किंग बनता है वो किसी को भी कुछ भी करने के लिए कह सकता है। और ये सुनकर कोसाकू की एक्साइटमेंट एकदम साथ में आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी प्यारी रिंगो से कोई भी इच्छा पूरी करवा सकता है। लेकिन जब आखिरकार कोसाकू किंग बनता है तो वो गलती से मिनोरी को कमांड दे देता है और वो सारी इच्छा जो चुपचाप रिंगो से करवाना चाहता था अब मिनोरी को पूरी करनी पड़ती है। लेकिन इन सबको देखते हुए रिंगो का चेहरा अजीब सा जलस नजर आता है, जैसे उसे मिनोरी और कोसाकू का पास आना खटक रहा हो। और अब आखिरकार रिंगो की बारी आती है क्वीन बनने की, तो वो बस इतना कहती है, कोसाकू मुझे अपने फर्स्ट नेम से बुलाओ। और ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट ही सही, लेकिन ये हमारे चुमू से लड़के को सीधा हेवन पहुंचा देता है। और अगले दिन कोसाकू अपने रूम में उठता है जो पूरी तरीके से रिंगो के पोस्टर से भरा हुआ होता है और वो सोचता है कि शायद बीते दिन की सारी घटनाएं बस एक सपना थी। और तभी अचानक वो रिंगो से मिल जाता है और लॉन्ड्री रूम में जैसे ही कोसाकू रिंगो से मिल जाता है वो तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी लॉन्ड्री स्किल दिखाने के बहाने। लेकिन तभी रिंगो उससे कहती है कि वो उसकी पैंटीज धोने में मदद करे, जो सुनकर कोसाकू एकदम शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि ये शायद उसकी जिंदगी का वो वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा खजाना हाथ में लेने का जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है मिनोरी कमरे में घुस जाती है और जल्दी से उससे वो आइटम छीन लेती है और साथ ही रिंगो को भी डांटती है कि वो ऐसे चोमू लड़कों के आसपास ज्यादा केयरलेस ना हो। और कोसाकू अचानक हिम्मत करता है और डिमांड करता है कि मिनोरी उसका सपना वापस लौटाए। लेकिन मिनोरी उसे गलत समझ लेती है और शर्म के मारे अपने ही अंडरवेयर उसे पकड़ा देती है, जिससे कोसाकू पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि ये अब क्या हो रहा है। और इससे पहले कि मामला और ऑकवर्ड हो जाए कि सीन में घुस आता है और द फॉरबिडन आइटम को कोसाकू और मिनोरी दोनों से छीन लेता है और फिर वो एक प्लेफुल अंदाज में प्रपोज करता है, चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं और जो जीतेगा वही होगा इस कीमती पीस का राइटफुल ओनर। और कपड़ों को लेकर हो रहे इस इंटेंस मुकाबले में कोसाकू बिना एक पल गवाए पूरे जोश के साथ अपनी एक्सपर्टीज दिखाने लगता है और देता है एक दमदार एम्पायरिंग स्पीच, जिसमें एक लड़की के चेरिश पोजीशंस और उनके मिस्टिकल सिग्निफिकेंस को समझने की अपनी कला को दर्शाता है। और आखिरकार कोसाकू ये कंपटीशन जीत जाता है, या फिर ऐसा उसे लगता है। लेकिन ना जाने क्यों रिंगो इस जीत से गुस्से में आ जाती है और तभी अचानक के सभी को असली सच्चाई बताता है कि जो ट्रेजर कोसाकू हाथ में लेकर खड़ा है वो असल में के का ही था। और ये रियलिटी सैटरिंग फैक्ट सुनकर कोसाकू पूरी तरीके से इमोशनल टूट जाता है, जैसे उसके दिल के टुकड़े हजारों में बिखर गए हो। लेकिन तभी के एक फिलोसॉफिकल ट्विस्ट लेकर आता है। सच तो ये है कि एक लड़की के चेरिश्ड अंडरवियर्स की असली खूबसूरती इसी में है कि वो हमेशा छुपे रहते हैं और एक बार दिख गए तो उनका सारा जादू चला जाता है। और असली पैंटिस तो वो थे जो हमने रास्ते में बनाए। और इस रहस्यमय ज्ञान के बाद मिनोरी और कोसाकू अपनी आपसी की मिसअंडरस्टैंडिंग भूल जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। और इस हार्टफेल्ट मूवमेंट की वजह से दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो जाती है। और यूनिटी के तहत ग्रुप एक नया अंडरवेयर फेस्टिवल शुरू करने का आइडिया देता है ताकि वो पूरे दुनिया को जोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी बिलियन आइडिया का जश्न मनाते हैं रिंगो तुरंत उनका ये फेस्टिवल आइडिया शट डाउन कर देती है, ये कहकर कि ये कितना बेवकूफी है। और अगले दिन कोसाकू को ये जानकर दिल टूट जाता है कि मिनोरी ने रिंगो का हर आइडल पोस्टर फेंक दिया है, यहाँ तक कि उसका पसंदीदा रिंगो बॉडी पिलो भी। लेकिन जब वो मिनोरी से इस बारे में सामना करता है तो मिनोरी बताती है कि उसे सब कुछ जलाना पड़ा, क्योंकि अगर रिंगो ने वो क्रीपी चीजें कोसाकू के कमरे में देखी होती तो वो असल में काफी ज्यादा घबरा जाती। लेकिन असल में मिनोरी बस ये नहीं चाहती कि उसका प्यारा कोसाकू किसी और के करीब जाए, खासकर रिंगो से, क्योंकि उसे डर है कि बड़े शहर की लड़कियां ज्यादा आसानी से प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं लड़कों को सेड्यूस करने के
लिए। और फिर उसी दिन जब रिंगो फार्म का काम करने आती है तो वो एक ऐसा कॉस्ट्यूम पहनकर आती है जो इतने सारे प्लॉट से भरा हुआ होता है कि किसी एनिमे रिव्यू से भी ज्यादा स्पॉइलर दे रहा होता है। और कोसाकू को जल्दी समझ में आता है कि ये सब मिनोरी की चाल है ताकि वो रिंगो को हराकर अपने राइवल को तोड़फोड़ कर सके। और कोसाकू शिकायत करता है कि मिनोरी ने रिंगो को अनफेयरली ट्रिक किया। और तभी मिनोरी अपनी आर्मर को सामने लाकर दोनों लड़कियों को सेम फुटिंग पर ला देती है, लेकिन ये बस लड़कियों के राइवलरी को और इंटेंस बना देता है, जिससे अब उनकी आपस में कंपटीशन शुरू हो जाती है। और इस बीच किए भी अपने आर्मर में आता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करके, और बाकी सारे स्टूडेंट बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सभी अजीब से काम की यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए हैं। और जब रिंगो और मिनोरी की कंपटीशन शुरू होती है तो उनका पहला टास्क होता है क्रॉप्स चेक करना, ताकि ये पता चले कि कहीं उनमें पैरासाइट तो नहीं है। और उनको पत्तों को चेक करके उसमें से पेस्की इंसेक्ट को हटाना होता है। लेकिन के जल्दी ही नोटिस करता है कि जिन प्लांट्स को चुना गया है वो तो कीड़े से भरे हुए हैं, जो रिंगो के लिए परेशानी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी रिंगो सभी को स्पॉटलाइट स्टील कर लेती है और पैरासाइट वाले पत्तों को बिना किसी परेशानी के संभाल लेती है। और रिंगो अपनी प्योर हार्ट के साथ पहले राउंड को जीत लेती है, क्योंकि उसे कीड़े भी अजीब से नहीं लगते। और इससे कोसाकू और के हैरान हो जाते हैं कि कोई शहर की लड़की कैसे इतनी आसानी से कर सकती है फार्मिंग की एक्टिविटी को। और फिर दूसरा चैलेंज आता है जो स्कूल के चिकन कूपे में होता है, और इस बार लड़कियों को साफ सफाई करनी होती है और साथ ही उनको बदबू और कॉकरोच का भी सामना करना पड़ता है। और कोसाकू को लगता है कि एक परेशानी होगा शहर के लड़के रिंगो के लिए, लेकिन सबकी हैरानी की बात ये होती है कि रिंगो को गंदगी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसे कॉकरोच से क्यों ना घेर ले। और ये इनसेंसिटिव सीन देखकर भी रिंगो अंत में दूसरे राउंड में भी विक्ट्री हासिल कर लेती है और फ्रंट रनर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर लेती है। जबकि मिनोरी के पास पहले से फार्मिंग एक्सपीरियंस है और अपनी विनिंग स्ट्रीक को बनाए रखने के लिए रिंगो अगली चुनौती के लिए पूरा डिटर्मिनेशन के साथ तैयार होती है। लेकिन मिनोरी अभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो जीत सकती है, और वो तीसरे राउंड के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, जो कि राइस प्लांटिंग टास्क होने वाला है। लेकिन क्लाइमैक्टिक फाइनल राउंड अगले दिन शुरू होता है और सभी ने न्यू आउटफिट पहना होता है, और के तो अपना गेम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और वो एक मेंस बिकिनी पहनता है। लेकिन जल्दी ही सभी का ध्यान मिनोरी की तरफ खींच जाता है, क्योंकि वो अपनी स्ट्राइकिंग ब्लूम्स में बहुत ही प्रोबेबिलिटी कपड़े पहनी होती है, जिससे वहाँ के सभी लड़के हेवन में पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि के और मिनोरी के आउटफिट्स तो कुछ भी नहीं थे रिंगो के ग्रैंड रिवील के मुकाबले। और फिर रिंगो अपनी ट्रैक सूट को उतारती है और सभी को एसएस रैंक स्विम सूट में चौंका देती है, जो कोसाकू को भी इतना प्यारा लगता है कि वो उसे अपनी मोटल आंखों से भी नहीं देख सकता। लेकिन कोसाकू का रिएक्शन बस लड़कियों के बीच के राइवलरी को और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों लड़कियां सीक्रेटली कोसाकू के प्यार के लिए लड़ रही है। और फाइनल राउंड शुरू होने से पहले कोसाकू रिंगो को राइस प्लांटिंग टेक्निक का एक कोर्स देता है, ताकि उसका फील्ड में लेवल बढ़ जाए, खासकर जब उसके सामने मिनोरी जैसी एक्सपर्ट हो। और मिनोरी की मोर एक्सपीरियंस फार्मिंग स्किल के साथ जैसे ही फाइनल राउंड शुरू होता है और वो जल्दी से काम में लग जाती है और हेड स्टार्ट ले लेती है। लेकिन रिंगो थोड़ा स्लो करती है, लेकिन फिर भी वो इस काम को बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ करती है। जहाँ शुरू में ये मुकाबला सिर्फ रिंगो और मिनोरी की फार्मिंग एबिलिटीज का था, और वही ये जल्दी खरबूजे और संतरे की लड़ाई में बदल जाती है, जहाँ लड़के दोनों तरफ के प्लॉट्स के लिए जोरदार चीयरिंग करते हैं। और जब दोनों ही फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाले होते हैं तो अचानक राइस प्लांटिंग कॉम्पिटिशन एक स्पिरिटेड रेसलिंग मैच में बदल जाती है, जब रिंगो गलती से मिनोरी को पानी में धक्का दे देती है, जिससे मिनोरी का रिटेलिएशन शुरू हो जाता है। और इस बीच बाकी लड़के इस हेवनली सीन को देखकर पागल हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही पागलपंती में पूरी तरह से फंस जाते हैं, जिस वजह से फील्ड एक बैटल फील्ड में बदल जाता है, जहाँ से अब दोनों लड़कियां ही सर्वाइव करती हैं। और इस इंटेंस राइवलरी के बावजूद रिंगो और मिनोरी के बीच थोड़ी सी बॉन्डिंग भी हो जाती है, और लड़कों की बेवकूफी की वजह से दोनों लड़कियां थोड़ा करीब आ जाती है। और अगले दिन सुबह कोसाकू को अचानक एहसास होता है कि उसने रिंगो को कभी हंसते हुए नहीं देखा, भले ही वो कुछ समय से स्कूल में हो। लेकिन जब वो इस बारे में सोचता है और तभी अचानक कोचो आती है और बताती है कि उसने रात को फ्रूट्स और वेजिटेबल चोरी होते हुए देखे हैं, और बाकी स्टूडेंट पर दबाव डालती है कि वो चोर को पकड़े, वरना वो खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। और जब कोचो चोर का डिस्क्रिप्शन करती है तो ग्रुप ये नतीजा निकालता है कि ये स्ट्रे मंकी हो सकता है जो रात के समय फसलें चट कर रहा है। और उस दिन बाद में ग्रुप एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है ताकि ये सोचा जा सके कि इस चोर से कैसे निपटा जाए। लेकिन जब मिनोरी इलेक्ट्रिक फेंस लगाने का सुझाव देती है तो बाकी सभी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि स्कूल के पास ऐसी फैंसी सोल्यूशन के लिए कोई बजट नहीं है। और दूसरी तरफ कोसाकू एक बहुत ही रीजनेबल सोल्यूशन बताता है, जो है फायरवर्क्स मशीन गन का इस्तेमाल करके बंदर को डराना। लेकिन ये शानदार विचार जल्दी ही शॉट डाउन हो जाता है जब रॉकेट्स गलती से क्लास में फायर हो जाते हैं और मिनोरी का प्लॉट बेनकाब हो जाता है, क्योंकि उसके कपड़े वहीं पर जल जाते हैं, क्योंकि सब किसी बेस्ट सोल्यूशन पर सहमत नहीं हो पाते। और कि एक कठोर उपाय लेने का फैसला करता है और अपने एक दोस्त को बुलाता है जो ब्लू डार्क में माहिर है और एक बड़ा वीव है, और वो दावा करता है कि वो रात में बंदर को पकड़ सकता है। और रात भर खेतों में छिपने के बाद और गैंग चौंकाने वाले तरीके से ब्लो डार्ट से बंदर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और जल्दी पता चलता है कि इस जानवर का एक इंजर्ड हाथ है जो शायद इसका परिवार छोड़ने का कारण था। और रिंगो अब बंदर की जिंदगी को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन कोचो ये खुलासा करती है कि उसने पहले ही बंदर को पास के जू में भेजने की प्लानिंग बना ली है ताकि वो वहाँ पर शांति से रह सके। और बाकी सभी जहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वही कोसाकू रिंगो को गौर से देखता है और नोटिस करता है कि वो अब तक स्माइल नहीं कर पाई है। और उसी रात कोसाकू मिनोरी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है, जिसे वो खुशी से मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोसाकू आखिरकार उसके साथ प्लॉट बनाने के लिए तैयार है और
उसने कमरे का माहौल भी बिल्कुल लाइट्स और म्यूजिक से सेट किया है। लेकिन जब के थोड़ी देर बाद कमरे में आता है तो मिनोरी शर्मिंदगी से समझ जाती है कि कोसाको बस रिंगो के बारे में बात करने के लिए उसके कमरे में आया था। और जब कोसाको रिंगो के बारे में अपना चिंता बताता है कि रिंगो ने कभी नहीं मुस्कुराया तो सब मिलकर उसे हंसाने का फैसला करते हैं। और अगले दिन के एक डार्क जोक के साथ उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जब रिंगो की कोई रिएक्शन नहीं आती तो वो उदास होकर बाथटब में लुढ़क जाता है। और इस बीच मिनोरी रिंगो को गुदगुदी करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं मिलती और मिनोरी को ही कहीं ना कहीं गुदगुदी हो जाती है। और दिन के अंत में मिनोरी थोड़ी एम्बेरस होती है। लेकिन जब आखिरकार कोसाको रिंगो से उसकी मुस्कुराने की इनएबिलिटी के बारे में बात करता है तो रिंगो ये खुलासा करती है कि ये प्रॉब्लम उसे अपनी मॉडलिंग के दिनों से ही है। और ये सुनकर अगले दिन कोसाको और बाकी लोग रिंगो को अपना खास प्रोजेक्ट दिखाने का फैसला करते हैं और वो एक खेत में पहुंचते हैं जहाँ की मिट्टी डेड है, क्योंकि लोग लगातार जमीन का दुरुपयोग कर रहे थे। और कोसाको रिंगो को बताता है कि स्कूल ने ये जगह उनको एक्सपेरिमेंट करने दिया था ताकि वो देख सके कि क्या वो जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने जमीन पर काम किया और अपनी कठिन प्रयासों की बदौलत कुछ टमाटोज उगाने में सफल रहे। और रिंगो उनके काम के इंपॉर्टेंस से हैरान हो जाती है और टमाटो खाने की इच्छा जाहिर करती है। और कोसाको देखता है कि जैसे ही रिंगो टमाटो खाती है उसके चेहरे पर एक सुकून का स्माइल आ जाता है। और कुछ दिनों बाद मिनोरी किचन में बिजी होती है जब अचानक उसे एहसास होता है कि उनके पास मीसो खत्म हो गया है, जिसका मतलब है कि किसी को बायोटेक्स क्लास में जाकर मीसो लाना पड़ेगा। और रिंगो को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन कोसाको और के तुरंत कूद पड़ते हैं और बताते हैं कि उन्हें उस ग्रुप से निपटने में घिन आती है, क्योंकि वो अजीब लोग होते हैं जो हमेशा उनको घूरते रहते हैं। लेकिन मिनोरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बेचारों को मीसो लाने के लिए भेज देती है। जबकि रिंगो ये तय करती है कि वो उन रहस्यमय बायोटेक स्टूडेंट से मिलना चाहती है और इसीलिए वो भी उनके साथ जाती है। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको सुजुकी, जो कि क्लास के रिप्रेजेंटेटिव है, उसका स्वागत मिलता है और वो योगर्ट की दीवानी भी है और उनको खुशी खुशी मीसो दे देती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो उसके लिए एक एहसान करे। और वो शर्त यह है कि वो उसकी नई बनाई गई योगर्ट स्ट्रेंथ का टेस्ट करे, जिसका नाम इतना अजीब है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मिनोरी को निराश न करना चाहते हुए लड़के महसूस करते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और वो इस अजीब रिक्वेस्ट को हाँ कर देते हैं। लेकिन सिचुएशन और भी अजीब तब हो जाता है जब लड़के गन में योगर्ट भरकर एक दूसरे को शूट करते हैं, जबकि सुजुकी उनकी फोटो ले रही होती है। और ये फीवर ड्रीम आखिरकार खत्म हो जाता है जब लड़के पूरी तरीके से सफेद योगर्ट में लथपथ हो जाते हैं, जिसे के ने शायद थोड़ा ज्यादा एंजॉय किया। और अंततः मीसो मिल जाने के बाद सुजुकी अलविदा कहती है, लेकिन चेतावनी देती है कोसाको को कि उसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि टीम एफ के डरावने सदस्य उसकी तलाश में हैं। और कुछ समय बाद मिनोरी और रिंगो पाते हैं कोसाको को जंगल में छुपे हुए, क्योंकि टीम एफ एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा लड़ाई की तलाश में रहता है। और जैसे ही हम सोचने लगते हैं कि उसे जंगल में छुपने का विचार क्यों आया, पर तभी टीम एफ पैरों से नीचे आते हैं और रेंटारो टीम एफ का लीडर कोसाको से जलन महसूस करता है, क्योंकि वो हमेशा खूबसूरत लड़की जैसे मिनोरी और रिंगो से घिरा रहता है और उसे ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता। और वो असल में ये नहीं जानता कि कोसाको असल में रिज लॉर्ड है। और रेंटारो कोसाको को सीधे चुनौती देता है और यहाँ तक कि कोसाको के ऊपर यह आरोप भी लगाता है कि वो मिनोरी के साथ एक साथ नहाता है, जिसे कोसाको तुरंत मना कर देता है। लेकिन जब मिनोरी ये कहती है कि कोसाको उसे कभी भी ज्वाइन कर सकता है, और ये सुनकर रेंटारो और बाकी सब और भी गुस्से में आ जाते हैं। और उसी दिन जब बाद में रिंगो खेतों की जांच कर रही होती है, ये देखने के लिए कि उसके लगाए गए सोयाबीन अच्छे से बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, पर तभी एक अजीब लड़का उसे किडनैप कर लेता है। और इस बीच जब कोसाको को रिंगो कहीं नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे ना पाकर वो तुरंत ही अंदाजा लगाता है कि रिंगो को हनाजुनो ने किडनैप किया है, जो कि लैंडस्केपिंग क्लास का चार्मिंग क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। और कोसाको उसे ढूंढ लेता है और तुरंत उसका सामना करता है, लेकिन रिंगो कहती है कि हनाजुनो ने उसे किडनैप नहीं किया, बल्कि उसे हार्मलेसली कुछ स्वीट ऑफर किए थे। और हनाजुनो की हरकतों से तंग आकर, क्योंकि इसने पिछले साल मिनोरी के साथ भी ऐसा ही किया था, और कोसाको से चैलेंज करता है कि वो रिंगो को अकेला छोड़े। और हनाजुनो मान तो जाता है, लेकिन बदले में कोसाको को एक पॉकी चिकन गेम के लिए चैलेंज करता है, जिसमें जो भी किस से बचने के लिए पहले हटेगा वही हारेगा। हालांकि जब कोसाको को एहसास होता है कि हनाजुनो के पीछे हटने का कोई इंटेंशन नहीं होता, जिससे कोसाको काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी के बचाने के लिए आता है और हनाजुनो को डराकर पीछे हटाने की कोशिश करता है, मगर हनाजुनो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और इसके बजाय सभी स्टूडेंट के सामने कोसाको का फर्स्ट किस चुरा लेता है, जो किसी कारण से सभी देख रहे होते हैं। और हनाजुनो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, लेकिन कोसाको बस अपने फर्स्ट किस के खो जाने का शोक मनाता है। और कुछ दिनों बाद एक फूड कंपनी की सेल अचानक तेजी से बढ़ जाती है जब वो अपने पैकेजिंग में क्यूट गर्ल को दिखाना शुरू करते हैं, और इससे कोसाको और बाकी लोग समझ जाते हैं कि अगर वो भी अपने एडवर्टाइजमेंट में सुंदर लड़कियों का इस्तेमाल करे तो ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। पर तभी कानागामी कमरे में आती है, जो जल्दी ही रिवील करती है कि वही वो मनी मेकिंग स्टूडेंट है जो हाल ही में स्कूल के फंड का गलत इस्तेमाल करने के चलते सस्पेंशन से लौटी है। और अब वो अचानक कोसाको और उसके दोस्तों को एक नए मैस्कॉट के जरिए उनकी प्रोडक्ट सेल बढ़ाने में मदद करने की पेशकश करती है। हालांकि कानामी की स्केची रेपुटेशन के कारण कोसाको पहले तो मना कर देता है, लेकिन तभी कानागामी इस डील को और भी आकर्षित बना देती है जब वो एक फेमस मांगा आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करने की पेशकश करती है, जिससे ये ऑफर इतना टेम्पटिंग हो जाता है कि मना करना मुश्किल हो जाता है। और कानागामी की मार्केटिंग जीनियस की बदौलत ज्यादा समय नहीं लगता कि पूरी गैंग को अंडों के इतने ज्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं कि उनकी ऑर्डर पेज ही क्रैश हो जाती है और अब स्टूडेंट्स को कॉल उठाना और ऑर्डर मैन्युअली प्रोसेस करने पड़ते हैं, जो कानागामी को बहुत खुशी
देता है और उसी दिन बाद में एक मीटिंग में एक नया मेस्कॉट डिजाइन पेश किया जाता है। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसे क्यूट गर्ल की बजाय ये एक प्लॉटफुल वुमेन होती है और इससे शुरुआत में सभी को चिंता होती है, लेकिन कानागामी उनको रिएश्योर करती है कि मेस्कॉट से ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट होता है और ग्रुप इस बात से सहमत तो हो जाता है। लेकिन केको कानागामी की मोटिव्स पर शक होने लगता है और इसलिए वो उसी रात कोसाकू के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करता है और उसे बताता है कि वो कानागामी पर भरोसा नहीं करता और वो जल्दी ही उसका पर्दाफाश करने का प्लान कर रहा है। और ये कहकर वो ड्रामा के अंदाज में अपने गोट पर बैठकर वहाँ से चला जाता है जैसा हमेशा होता है। और के से मीटिंग के थोड़ी देर बाद कोसाकू के कानागामी से मुलाकात होती है और वो उसे बताती है कि अब अंडे के बिजनेस को छोड़ने का वक्त आ गया है क्योंकि एक लोकल कंपनी उनके ब्रांड राइट लेना चाहती है और स्कूल भी उनको ये देने पर विचार कर रहा है ताकि छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया जा सके। और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट को भी अंडों की खरीदारी से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता क्योंकि वो सारे अधिकार स्कूल के पास हैं। और ये सुनकर कोसाकू हैरान होता है कि कानागामी का असली मकसद प्रॉफिट नहीं बल्कि सिर्फ पीछे का रोमांच है। और अंडों को पीछे छोड़कर कानागामी अपनी अगली वेंचर की प्लानिंग करती है और इस बार वो सुजुकी को भी इसमें शामिल करती है ताकि वो एक ऐसा मशरूम स्टैंड बना सके जिसकी आकृति कुछ एडल्ट्स की सोच जैसी हो। और भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सुजुकी इस अजीब आइडिया में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है और वो रेंटरों को भी इस नए बिजनेस आइडिया में मदद करने के लिए मना लेते हैं। हालांकि उनका बिजनेस जल्दी ही सफल हो जाता है लेकिन इसके साथ ही मुसीबतें भी आने लगती है और अनफॉर्चुनेटली कानागामी की अजीब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्कूल के नियमों का उल्लंघन करती है और इस तेजी से मिली सफलता का नतीजा ये होता है कि कुछ ही दिनों में कानागामी को फिर से सस्पेंशन मिल जाता है और कुछ दिनों बाद बिना किसी चेतावनी के फार्म में सब्जियों का जबरदस्त एक्सेस पैदा होता है जिसे देखकर ग्रुप खुद को खाने से रोक नहीं पाता और इसका नतीजा यह होता है कि सबका वजन तेजी से बढ़ने लगता है। और कोसाकू और के जब अपनी मोटेपन को नोटिस करते हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के लड़कियों को भी ये बात बता देते हैं कि उनका भी वजन बढ़ गया है, जिससे जाहिर है कि लड़कियां गुस्से से भड़क जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद सब मिलकर बकल डाउन करते हैं और डाइट पर ध्यान देना शुरू करते हैं और आखिरकार सभी का वजन फिर से नॉर्मल हो जाता है। और कुछ समय बाद चिंतित रिंगो कोसाकू को अपने सोया प्लांट्स पर एक अजीब सी सफेद चीज दिखाती है और कोसाकू और के कहते इसको कुछ खास नहीं समझते, लेकिन जैसे ही वो इसे करीब से देखते हैं दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत एक प्रोफेसर को बुलाने का फैसला करते हैं। और पता चलता है कि रिंगो के सोया प्लांट्स को एक फंगस डिजीज लग गई है जो धीरे धीरे पूरे फसल को खराब कर देगी। और भी बुरा ये कि अगर वो इन इफेक्टिव क्रॉप्स को नहीं जलाते तो ये बीमारी सॉइल को भी संक्रमित कर सकती है, जिससे रिंगो का मन टूट जाता है। और उसी रात रिंगो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है जबकि कोसाकू से चीयर अप करने की कोशिश करता है और वो उसे समझाता है कि फार्मिंग लाइफ हमेशा ऐसी ही होती है, चीजें हमेशा प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती और ये भी कुछ खास नहीं होता और हालात कभी भी और बिगड़ सकते हैं। और थोड़े समय बाद भारी बारिश इस साल की टोमेटो हार्वेस्ट को लगभग बर्बाद कर देते हैं, तो सभी स्टूडेंट इकट्ठा होकर जितने टोमेटोज बचा सकते हैं उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन लकीली स्टूडेंट आपस में तालमेल बनाकर काम करते हैं और जब बारिश आखिरकार रुकती है तो वो हार्वेस्ट को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी दौरान रिंगो कोसाकू से कन्फेस करती है कि वो इस स्कूल में इसीलिए आई थी क्योंकि कोसाकू जो उसे वेजिटेबल भेजता था वो उसे बहुत पसंद थे। और ये सुनकर कोसाकू हैरान रह जाता है और वो रिंगो से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसने सब्जियां भेजी थी, क्योंकि वो डिलीवरी तो गुमनाम होनी चाहिए थी। लेकिन रिंगो बताती है कि असल में वो कभी गुमनाम था ही नहीं, क्योंकि हर बास्केट के साथ कोसाकू की तरफ से एक लेटर भी होता था, जिसे देखकर कोसाकू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और उसी दिन बाद में कोसाकू और रिंगो मिनोरी से इस बारे में बात करते हैं और वो तुरंत मान जाती है कि लेटर्स उसी ने लिखे थे और उसे लगा कि बिना नाम के सब्जियां भेजना थोड़ा डरावना लगेगा और इसलिए उसने हमेशा एक लेटर भेजा जिसमें वो खुद को कोसाकू बताती थी। और इसके जवाब में कोसाकू उसका शुक्रिया अदा करता है और एक हार्टफुल मूवमेंट में रिंगो मिनोरी के लिए अपना अफेक्शन और दोस्ती जाहिर करती है। और दिन के अंत में दोनों लड़कियां अपने डिफरेंस को भूल जाती है और एक दूसरे को प्यारे निकनेम भी देती हैं। एक ऐसा नजारा जो कोसाकू को पूरी तरीके से चौंका देता है। और कुछ समय बाद मिनोरी बताती है कि वो कभी किसी बीच पर नहीं गई, तो उसके दोस्त तय करते हैं कि अब समय आ गया है कि वो भी इसे एक्सपीरियंस करे और वो एक मैंडेटरी बीच एपिसोड की प्लानिंग बनाने लगते हैं, जिस वजह से कोसाकू काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि ये रिंगो को स्विम सूट में देखने का परफेक्ट मौका होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मदर नेचर की कुछ और ही प्लानिंग होती है और वो एक जोरदार टाइफून भेज देती है जो इस इलाका में तबाही मचा देता है। पर मिनोरी इस हकीकत को मानने से इनकार कर देती है और अपने बीच वाले सपने को पकड़ कर रखती है, जबकि उसके दोस्तों से समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका बीच जाने का दिन कैंसिल हो चुका है। और उसी समय कानागामी कमरे में पूरी तरीके से भीगी हुई दाखिल होती है, जैसे वो मौसम से लड़ते हुए तैरकर स्कूल पहुंची हो एक ऐसी मीटिंग के लिए जो अब कैंसिल हो चुकी है। और वो एक जोरदार चाय लेती है ये सोचकर कि अब उसे इन बेवकूफ गैंग के साथ टाइम बिताना होगा। और इसी बीच खेत पूरी तरीके से टाइफून की वजह से भर जाते हैं और एक समुद्र में बदल जाता है और ये देखकर मिनोरी के अंदर कुछ टूट सा जाता है और वो सीधे पानी में मुंह के बल कूद पड़ती है और ऐसे मस्ती से तैरती है जैसे वो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में हो। और कोसाकू मर्दाना स्टाइल में उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन जब वो मिनोरी के अंदर के बच्चे को एंजॉय करते हुए देखता है तो उसके कदम वही रुक जाते हैं और उसको इतना एंजॉय करते देखकर वो खुद को नहीं रोक पाता और कोसाकू भी जंप मारकर पानी में कूद पड़ता है और उसके पीछे पूरी गैंग भी कूद जाती है, जिससे खेत एक पागलपन भरे लेकिन अपने ही तरह के पागल पैराडाइज में बदल जाता है। और अचानक ग्रुप स्कूल के मैदान में बीच जैसे मजे लेने लगते हैं और वो डिलीशियस बारबेक्यू ग्रिल करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और यहाँ तक कि स्कूल के बीच स्पोर्ट्स क्लब से झगड़ भी लेते हैं। और ये सब कानागामी की मौजूदगी में हो रहा होता है, जो अपने सामने हो रही पागलपन को देखकर
गर्लफ्रेंड रहती है। लेकिन ये मस्ती तब रुक जाती है जब कानागामी उनको बताती है कि ये बारिश स्कूल की राइट स्पॉट्स के लिए खतरा बन चुका है। और इसके बाद ग्रुप कोसाकू को राइस प्लांट रेस्क्यू की कमांड सौंपता है और कोसाकू अपने दोस्तों को ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो क्रॉप्स को बचा सके और वो पौधों को मजबूत रस्सी से बांधने लगते हैं ताकि वो तेज हवाओं से बच सके। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि रस्सी बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि कानागामी ने स्कूल को ये समझाकर एक अलग टाइप राइस उगाने के लिए मना लिया था कि वो ज्यादा सेल करेगा और अब वही चीज इस तूफान में तबाह होने वाली है। और तभी कोसाकू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक स्कूल बस का इस्तेमाल करता है ताकि तेज हवाओं को रोका जा सके। और भले ही उसे बिना परमिशन के स्कूल व्हीकल इस्तेमाल करने के लिए सस्पेंशन का खतरा भी हो सकता है, लेकिन रिंगो उसका साथ देती है और कहती है चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और वो कोसाकू की गोद में बैठकर उसे स्टीयरिंग संभालने में मदद करती है ताकि वो तूफान का सामना कर सके। और आखिरकार राइस क्रॉप सुरक्षित रहती है और तूफान भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। और दिन के अंत में कोसाकू को सस्पेंशन नहीं मिलता और राइस को बचाने के इनाम के तौर पर बस ड्राइवर आखिरकार पूरे ग्रुप को एक असली बीच पर ले जाता है। लेकिन उनकी खुशी तुरंत ही खत्म हो जाती है जब के रेडियो पर सुनता है कि वही तूफान उस बीच को टक्कर दे रहा है जहाँ पर वो जा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद जब के को स्कूल असाइनमेंट पूरे कर रहा होता है उसे एक कॉल आता है और कॉलर दावा करता है कि वो के को जानता है, लेकिन के उसकी आवाज पहचान लेता है और कहता है कि वो उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। हालांकि कॉलर जिद करता है कि वो जल्दी ही फेस टू फेस मिलेंगे। और इसी बीच नागानाबा जो कभी लेजेंडरी स्कूल प्रिंसिपल हुआ करते थे और एक भालू को हाथ से मारने का दावा करते थे, अब धीरे धीरे पागल हो रहे हैं और उन्हें बस एक परफेक्ट एक प्लान की तलाश है। तो बाद में उस दिन बेकी सेंसे स्टूडेंट्स को इस इल्यूशन एक प्लान को ढूंढने का काम सौंपती है और के को पता होता है कि उसे क्या करना है। और अचानक जब बेकी सेंसे एक सो कॉल्ड परफेक्ट एक प्लान खरीदती है और के अपना एक प्लान निकालता है जिसे प्रिंसिपल चखते हैं और तुरंत एक नए वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और इस स्वादिष्ट वेजिटेबल को खाने के बाद उन्हें अपनी सारी ऊर्जा वापस मिल जाती है। और फिर प्रिंसिपल के से पूछते हैं कि उसने ऐसा एक प्लांट कहाँ से प्राप्त किया और के बताता है कि उसने इसे खुद उगाया है। और वो ये भी बताता है कि जो एक प्लांट वो आमतौर पर खाते हैं जो एक कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए गए इंफीरियर क्वालिटी होते हैं जो अपनी फसल में हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस बात को सुनकर प्रिंसिपल तुरंत फैसला करते हैं कि के और कोचो को अब्रॉड भेजा जाए ताकि वो फसल में हार्मफुल केमिकल्स के बारे में और अच्छे से जान सके। और अचानक मेजो काय के फादर जो नोटोरियस कंपनी के सीईओ हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली केमिकल्स बनाते हैं, और वो अचानक कमरे में आते हैं और कहते हैं कि स्कूल को तुरंत के को ट्रांसफर कर देना चाहिए, जबकि वो स्कूल का मजाक उड़ाते हैं जिससे रिंगो को डीप ट्रॉमा पहुंचता है। और इस पर काय अपने फादर को एक चैलेंज करता है जो सबसे ज्यादा अच्छे वेजिटेबल उगाएगा वो जीत जाएगा। और अगर के जीतता है तो उसका फादर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, लेकिन अगर वो हारता है तो उसे उसके साथ आकर कंपनी चलानी होगी। और बाद में उसी दिन के अपने दोस्तों को बताता है कि उसे अपने फादर से नफरत क्यों है और असल में उसके फादर के लालच ने ही उसे डेंजरस केमिकल यूज करने पर मजबूर किया था जिनकी वजह से काय की मॉम की डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद के का फादर अभी भी वो खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करता है। और अगले दिन इस चुनौती का ऐलान किया जाता है एक स्टोर के बाहर जहाँ पर के और मेंजो एक वेजिटेबल स्टॉल लगाएंगे, एक मेंजो की कंपनी के लिए और दूसरा स्कूल के लिए, और जो ज्यादा सब्जियां बेचेगा वही जीत जाएगा। और बेट के साथ इस चुनौती को दिलचस्प बनाने के लिए कानागामी और बाकी स्टूडेंट की मदद से स्कूल अपने सभी तरकीबें इस्तेमाल करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां बेची जा सके, जिसमें क्यूट लड़कियों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो अपने रिवीलिंग प्लॉट से मार्केट को उजागर करने के बाद। और ये शुरुआत में बहुत प्रॉफिटिंग लगता है, लेकिन दिन के अंत में मेजो जीत जाता है क्योंकि उसने के से ज्यादा सब्जियां बेची हैं। और इसके बाद के फादर बताते हैं कि हालांकि के एक टैलेंटेड फार्मर है, लेकिन उसकी जिद बड़े कंपनियों के मतलब और टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खा सकती जो रिसर्च के जरिए सब्जियों का स्वाद बेहतर बनाते हैं। और के हार मानता है और अपने फादर के साथ जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके फादर हैरान करने वाली बात करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई इग्नोरेड इंसान कंपनी को संभाले और इसके बजाय वो के को स्कूल में रहने और एक बेहतर फार्मर बनने की चुनौती देते हैं ताकि वो कभी उसे हराने के वर्दी बन सके। और इस बात और ह्यूमैनिटी को समझते हुए के अब्रॉड जाकर अपनी स्किल सुधारने के लिए सहमत हो जाता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि बिना केमिकल्स के भी अच्छे वेजिटेबल्स उगाए जा सकते हैं। और जब के और कोचो अपने फ्लाइट में सवार होते हैं और अब्रॉड के लिए रवाना होते हैं और कोसाको, रिंगो और मिनोरी उनको अलविदा कहते हैं और गर्मियों की छुट्टी के लिए होम टाउन जाते समय वाकाडोना काफी समय बाद फिर से प्रकट होता है और मिनोरी के ड्रेस के अंदर एक पाउच में आराम से बैठा होता है। और जब वो गाँव पहुँचते हैं तो मिनोरी का परिवार उनको खुले दिल से स्वागत करता है। और हालांकि वो सीक्रेटली ये मानने लगे हैं कि मिनोरी प्रेग्नेंट है क्योंकि ड्रेस में वाकाडोना का आकार कुछ बड़ा दिखता है। और जल्दी ही कोसाको को ये पता चलता है कि मिनोरी के परिवार ने उसकी और मिनोरी की वेडिंग की तैयारी कर ली है, ये गलतफहमी होने के कारण कि वो प्रेग्नेंट है। और इसके जवाब में कोसाको परिवार को सच बताता है और सिचुएशन को क्लियर करता है, जिससे वो काफी मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाते हैं क्योंकि मिनोरी की बहन ने टाउन में एक रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें यह विचार था कि ये जगह आइडियल है शादी करने के लिए और कोसाको और मिनोरी को मेन अट्रैक्शन के रूप में दिखाया गया था। तो अगर वो इस प्रोजेक्ट को बेकार नहीं करना चाहते तो उन्हें ये दिखाना होगा कि मिनोरी प्रेग्नेंट है और शादी की प्लानिंग बनानी होगी, जबकि कोसाको इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। और रिंगो गुपचुप तरीके से अपनी नफरत को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश करती है। और अगले दिन ये नकली जोड़ा पूरे दिन एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करता है, जबकि जलन भरी रिंगो उनके पीछे शैडो की तरह घूमती रहती है। और रात को मिनोरी का परिवार कोसाको और अपनी बेटी के लिए एक साथ सोने का इंतजाम करते हैं, पूरी तरीके से इस विचार के समर्थन में कि वो शादी
शादी करेंगे। और भले ही प्रेग्नेंट वाली बात झूठी हो और दोनों रात भर अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हैं, बचपन की शरारतों से लेकर फ्यूचर के सपनों तक बातें करते हैं। और अगले दिन कोसाको रिंगो के साथ चलता है और रिंगो उसे बताती है कि उसने उसकी शहर छोड़ने के प्लानिंग के बारे में अजीब अफवाहें सुनी है और इस पर रिंगो सच्चाई जानने की डिमांड करती है और कोसाको को अंत में अपनी दुख भरी कहानी बतानी पड़ती है। जब वो बच्चा था तो कोसाको के मॉम डैड को फार्मिंग से प्यार हो गया था और वो शहर छोड़कर गाँव में बस गए थे, लेकिन उनकी टमाटर की फसल बुरी तरीके से असफल हो गई, जिस वजह से उनको कर्ज में डूबना पड़ा और अंततः उनको फार्मिंग से अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। और समय के साथ उसकी मॉम की तबीयत भी बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उसकी मॉम की तबीयत और भी खराब हो गई और अंततः उनकी मौत हो गई, जिस वजह से उसके फादर ने गाँव छोड़ने का फैसला किया और हमेशा के लिए चले गए। और तभी से मिनोरी का परिवार ही उसका असली परिवार बन गया और रात को गाँव के लोग फेस्टिवल के तौर पर नदी पर लैंटेन्स छोड़ते हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाता है। और जब वो इस खूबसूरत नजारे को देखते हैं, कोसाको और रिंगो एक गहरे दोस्ती के पल को जाहिर करते हैं, जैसे लैंटेन की हल्की चमक उनके बढ़ते रिश्ते के गहरी समझ को दर्शाती है। और अगले दिन कोसाको ये फैसला लेने में उलझन में रहता है कि क्या वो इस नकली शादी के साथ आगे बढ़े, लेकिन आखिरकार वो इस फैसले पर पहुंचता है कि गांव के भविष्य के लिए ये सबसे अच्छा है कि वो रिवॉल्ट छोड़कर इस नाटक के साथ आगे बढ़ जाए। हालांकि शादी के दौरान पूरे गाँव के सामने एक खुलासा हो जाता है कि मिनोरी प्रेग्नेंट नहीं है, जब वकारोना अचानक अपने छुपने की जगह से कूद पड़ता है और पूरी खुशी का माहौल बिगड़ जाता है। और इसके बाद गांव के लोग जस्टिस की मांग करने लगते हैं। ये महसूस करती है कि उनको मिनोरी के परिवार द्वारा धोखा दिया गया है, लेकिन कोसाको इस पूरे घटने का दोष अपने ऊपर लेता है और सभी से दिल से माफी मांगता है। और कोसाको का ये माफी सिचुएशन को पलट देता है और गांव वाले उसे फिर से खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे ये भी कहते हैं कि बाकी की नकली शादी को पूरा करना होगा। और जब अचानक मिनोरी और रिंगो से ये सवाल करते हैं कि वो किसके साथ नकली शादी करेगा, तो कोसाको हिम्मत जुटाकर हैरम रूप अपनाता है और एक इंस्पिरेशन भाषण देता है कि प्यार को बस साझा किया जाना चाहिए, जो सुनकर दोनों लड़कियां तुरंत उसे पंच मारती है। और इसके बाद उनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और दोनों लड़कियां कोसाको से अपना प्यार पाने के लिए उसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होती, जबकि वो अपने डेली के शरारतों के बीच कोसाको के प्यार के लिए संघर्ष करती है। और इसी के साथ ही एनीमे खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।